हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग भारत में खुफिया एवं जांच एजेंसियों के बारे में चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। दरअसल में पिछली बार हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि भारत में जो खुफिया और जांच एजेंसियों की स्थापना की गई है, वे खुफिया एजेंसी क्या है, जांच एजेंसी क्या है, और साथ ही कुछ प्रवर्तन से संबंधित प्रकार की एजेंसियां भी कार्यरत हैं। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था कि खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसी, ये दो ऐसे प्रमुख एजेंसी हैं जो सुरक्षा संबंधी मामलों में आसूचना एवं जांच की व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। सुरक्षा के उच्च मानकों को प्राप्त करने में इन एजेंसियों की मुख्य भूमिका होती है। निश्चित रूप से जब हम किसी देश के बारे में विश्लेषण करते हैं तो सभी देशों में सुरक्षा सर्वाधिक प्राथमिक और विशिष्ट आवश्यकता महसूस की जाती है। सुरक्षा के उच्च आदर्शों को प्राप्त करना सभी देशों के लिए परम आवश्यक होता है। और जब हम बात भारत की करते हैं तो निस्संदेह भारत में भी सुरक्षा एक बड़ी गंभीर समस्या लंबे समय से बनी रही है और निरंतर बनी रहती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा संबंधी जो मुख्य आवश्यकता वो इस बात में निहित है कि सुरक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश में बाह्य और आंतरिक शक्तियां प्रभावित कर रही होती है। इससे हमारी जो सुरक्षा है वह प्रभावित हो रही होती है। निश्चित रूप से सुरक्षा का जो संदर्भ है किसी विषय विशेष तक सीमित नहीं होता, बल्कि सुरक्षा की आवश्यकता अनेक संदर्भों में समझा जा सकती है। आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, राजनीतिक सुरक्षा हमें चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, भ्रष्टाचार से सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा आंतरिक भी हो सकती है, सुरक्षा बाह्य प्रकार की भी हो सकती है। सुरक्षा से हमारा आशय है जिससे कि हमारा विकास और हमारी दिनचर्या बाधित नहीं हो सके। अगर व्यक्ति सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, तो निस्संदेह विकास के पथ पर वह अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे। लेकिन विकास के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा के सापेक्ष ही उत्पन्न होती है। और इस संदर्भ में अगर विचार किया जाए तो निश्चित रूप से जो बाह्य कारक हैं उनसे हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जो आंतरिक स्थितियां हैं वहां पर सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को व्यवस्थित करने के लिए, सुरक्षा के उच्च मानदंडों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ एजेंसियों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे देखा जाए तो सुरक्षा को स्थापित करने के लिए, विशेषकर बाह्य सुरक्षा को निर्धारित करने के लिए सेना, देश के पास सेना होती है, जबकि आंतरिक सुरक्षा की जवाबदेही अर्धसैन्य बलों के ऊपर होती है, पुलिस प्रशासन के ऊपर होती है। कहने का आशय है कि सैन्य और पुलिस ये दो ऐसे संगठन हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा का संदर्भ यदि आर्थिक कारणों को लेकर हो, जैसे भ्रष्टाचार अगर आप देखें तो सुरक्षा के मार्ग में एक बड़ा व्यवधान पैदा करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें आप भ्रष्टाचार के आधार पर जब उसका विश्लेषण करते हैं तो इससे हमारा जो विकास है वो अवरोधित होता है। विकास के मार्ग में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या होती है। तो भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो उसकी जांच करने की आवश्यकता है और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ है कि भ्रष्टाचार के कारण क्या है, भ्रष्टाचार किस सीमा तक हुआ है और भ्रष्टाचार पर रोक कैसे स्थापित की जा सकती है।
ये आसूचना और जांच का विषय है। निश्चित रूप से इसके लिए एजेंसियां काम कर रही है। और दूसरी बात कि हत्याएं सुरक्षा को जो है प्रभावित करती हैं। किसी व्यक्ति की हत्या हो रही हो, सामूहिक हत्या हो रही हो, तो यहां पर भी हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, वह भंग होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। तो कहने का आशय है कि सुरक्षा के उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसियां कार्य कर रही होती हैं। खुफिया एजेंसी के रूप में अगर आप देखें तो दो प्रकार के तंत्र हमारे पास, दो प्रकार की एजेंसियां आंतरिक और बाह्य स्तरों पर काम कर रही होती है। बाह्य स्तर पर रॉ की स्थापना की गई है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मुख्य रूप से भारत को बाह्य सुरक्षा के संदर्भ में आसूचना संबंधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्थापित संगठन है। इसका आशय यह नहीं है कि रॉ का जो कार्य क्षेत्र है वह केवल भारत के बाहरी सीमा तक विस्तृत है, बल्कि भारत के अंदर भी जहां पर भी आसूचना की आवश्यकता है, रॉ की एजेंसी का प्रयोग किया जा सकता है। रॉ रूपी जो हमारे पास खुफिया तंत्र है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसी प्रकार अगर आप इंटरनल कारकों के आधार पर इस संदर्भ में आप अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास आसूचना और जांच से संबंधित कई एजेंसियां कार्यशील होती है। विशेष रूप से आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस संदर्भ में शामिल कर सकते हैं, या जो सीबीआई है उसे भी आप इसी श्रेणी में रख सकते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारी एजेंसियां हैं जो खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसी के रूप में कार्य करती है। कहने का आशय कि आज का जो विषय है, इन्हीं एजेंसियों के संदर्भ में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि जो राष्ट्रीय और खुफिया एजेंसियां हैं, इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है, और उस एजेंसी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में जानते हैं। आज खुफिया एवं जांच एजेंसी की पहली कड़ी के रूप में हम लोग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में अध्ययन करेंगे, सीबीआई। और जब हम सीबीआई की बात करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, भारत की एक बड़ी महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है जो केंद्रीय स्तर पर स्थापित की गई है। सबसे बड़ी खासियत है कि जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, भारतीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में बहुत ही सार्थक पहल करने से संबंधित एजेंसी रही है। और सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद यह एजेंसी न तो संवैधानिक एजेंसी के रूप में और न ही सांविधिक एजेंसी के रूप में स्थापित है। जिस सीबीआई की मैं चर्चा कर रहा हूं, सीबीआई की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के रूप में आप समझ सकते हैं कि यह एक जांच एजेंसी है। आसूचना के आधार पर जांच की व्यवस्था को प्रतिफल तक पहुंचाने के उद्देश्य से सीबीआई जैसी एजेंसी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यह एजेंसी संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित नहीं है। यानी कहने का आशय है कि सीबीआई जैसी महत्वपूर्ण एजेंसी को संवैधानिक आधार प्रदान नहीं किया गया। इस संदर्भ में संविधान में किसी प्रावधान का निर्धारण नहीं है। और दूसरी जो इसकी बड़ी अच्छी विशेषता आप कह सकते हैं कि इस एजेंसी को किसी संसदीय विधि के आधार पर स्थापित नहीं किया गया, बल्कि यह एक ऐसी एजेंसी है जो पीएमओ के निर्देशन में कार्य करती है। भारत सरकार के कार्मिक एवं पेंशन विभाग के अंतर्गत सीबीआई जैसी एजेंसी का गठन किया गया। और यह एजेंसी
भारत में भ्रष्टाचार, हत्या और इस प्रकार के अन्य गंभीर मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए उत्तरदायी एजेंसी के रूप में अपनी सक्रियता का परिचय देती रही है। तो निश्चित रूप से सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, या जिसे आप केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं, एक ऐसी एजेंसी है जो जांच संबंधी गतिविधियों के माध्यम से रक्षा कारकों को प्रभावित करने वाले जो व्यवस्थाएं रही हैं, उन्हें अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी संगठन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। तो इस एजेंसी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि यह एजेंसी, तो सबसे पहले जो है आप नोट कीजिएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भों में इसको पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास कीजिएगा। लिखेगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कोई सांविधिक एजेंसी नहीं है और न ही संविधान में इस एजेंसी के संदर्भ में किसी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। संविधान में किसी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह नेक्स्ट पॉइंट, यह भारत सरकार के कार्मिक एवं पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन स्थापित कार्मिक विभाग के अंतर्गत निर्धारित एक संगठन जो कार्मिक विभाग के अधीक्षण में कार्य करता है। यह विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्यरत है। यह विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्यरत है। तो यहां पर जैसा कि देखिए कि ये जो सीबीआई है एक ऐसी जांच एजेंसी है जो प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत कार्य करती है। यानी सीबीआई के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण पीएमओ का होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय का होता है। और साथ ही आपको समझना होगा कि कार्मिक विभाग के अधीक्षण में यह जांच एजेंसी अपने कार्यों को आगे बढ़ाती है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना होगा कि पीएमओ के प्रत्यक्ष निर्देशन में और कार्मिक विभाग के अधीक्षण में सीबीआई की स्थापना की गई है। बहुत पुराना संगठन है, पुरानी जांच एजेंसी भारत की है। बल्कि आप कह सकते हैं कि इस एजेंसी की जो स्थापना की गई, आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे, इसके विकास क्रमों को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल में ब्रिटिश काल के दौरान पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के आधार पर पहली बार सीबीआई का गठन किया गया था और तब से यह संगठन निरंतर आज तक बना हुआ है। हालांकि कई मौके पर और खासकर इसकी कार्यप्रणाली को लेकर कई बार आलोचना भी इसके प्रति की गई है और खासकर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी सीबीआई को लेकर रही है वह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में आज भी याद किया जाता है, जब इसे पिंजरे के तोता आदि कहकर इसकी आलोचना की जाती थी। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में और भी चीजों को समझने का प्रयास करें तो सीबीआई
वास्तव में आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो मामले हैं उसकी जांच से संबंधित प्रकार का विकरण। आपराधिक कहने का अर्थ है कि चाहे वो अपराध किसी भी क्षेत्र में हो, या तो वित्त के क्षेत्र में अपराध हो सकता है, राजनीति के क्षेत्र में अपराध हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र का अपराध हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का कोई आपराधिक गतिविधि संपन्न हुई हो, उसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जा सकती है। और इसी प्रकार कहने का अर्थ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने से संबंधित अगर कोई घटनाक्रम है, ऐसे घटनाक्रमों के कारणों तक जाने के लिए सीबीआई प्रणाली का प्रयोग किया सकता है। इन समस्त कार्यों के सापेक्ष सीबीआई अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। साथ ही अगर आप देखें तो इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है। भारत में जो पुलिस तंत्र है उसका नोडल सीबीआई को कहा जाता है। बल्कि आप कह सकते हैं कि भारत की पुलिस एजेंसी का एक सर्व प्रमुख स्तर सीबीआई के रूप में स्थापित है। और यही कारण है कि भारतीय पुलिस तंत्र के शीर्ष स्तर के रूप में हम सीबीआई को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे आप जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो अधिकारी, सीबीआई के जो अधिकारी होते हैं, पुलिस महकमे से जुड़े हुए अधिकांश अधिकारियों का समूह सीबीआई के स्तर पर कार्य करते हैं। अगर इसकी कार्य प्रणाली के संदर्भ में देखा जाए कि सीबीआई ने जो कुछ भी कार्य को संपन्न किया है, जांच संबंधी कार्य को संपन्न किया है, उसे अब तक जितने भी आपराधिक और सुरक्षा संबंधी दायित्व सौंपे गए हैं, यदि उसके रिजल्टेंट को समझने का प्रयास आप करें, उसके अपराध सिद्धि दर को समझने का प्रयास करें, तो 65 से लेकर 70% उसने अपने निष्कर्षों को सत्यापित करने में सफलता प्राप्त की है। कहने का आशय है कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसी अपने कार्यों में लगभग सफल रही है। जो भी जांच करने संबंधी उसे दायित्व सौंपे गए हैं, कार्य सौंपे गए हैं, अधिकांश में उसे सफलता प्राप्त हुई है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अपराध सिद्धि जो है, सीबीआई के कार्यों की जो अपराध सिद्धि है, वह 65 से 70% तक सटीक बैठा है। कहने का अर्थ है कि सीबीआई जब किसी आपराधिक व्यवस्था के बारे में जांच पड़ताल करती है तो उसकी जो एक्यूरेसी रेट है, उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसकी सत्यता 60-65% से लेकर 70% तक सही पाया गया है। तो इसको और आगे भी नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, नेक्स्ट पॉइंट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में, अपराधों के अन्वेषण के मामले में सीबीआई का अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा, सीवीसी, अधीक्षण कौन करता है सीबीआई का? तो सीवीसी की जो प्रणाली है उसके द्वारा इसका अधीक्षण किया जाता है। तो इसको लिखिएगा कि सीबीआई का अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधीन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीबीआई भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है। सीबीआई भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल की ओर से, जो इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में, इसके सदस्य देशों में
अन्वेषण संबंधी, खोज संबंधी समन्वय को स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीबीआई विश्व की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों में से एक है। सीबीआई विश्व के सर्वश्रेष्ठ खुफिया, अथवा उसको आप अन्वेषण भी लिख सकते हैं, अन्वेषण एजेंसियों में से एक है। एजेंसियों में से एक है। इसकी अपराध सिद्धि दर, इसकी अपराध सिद्धि दर 65 से 70% है। 65 से 70% है। अब हम इसके विकास को समझने का प्रयास करेंगे कि सीबीआई का विकास कैसे हुआ है, किस रूप में हुआ है। और अगर हम विकास क्रम की बात करें तो जैसा कि हमने इसके पहले भी आपसे चर्चा किया कि सीबीआई का गठन सीबीआई के रूप में नहीं, और विशेषकर स्वतंत्रता के बाद नहीं, वर्तमान कालखंड में इसकी स्थापना नहीं की गई है, बल्कि सीबीआई का जो गठन पहली बार भारत में किया गया वो ब्रिटिश काल के दौरान किया गया। 1941, जो कि ब्रिटिश काल खंड चल रहा था भारत में, और ब्रिटिश काल के दौरान विशेष पुलिस स्थापना के रूप में, इस्टेब्लिशमेंट के रूप में सीबीआई का गठन भारत में पहली बार किया गया था। तो ब्रिटिश काल के दौरान क्या हम देख रहे हैं, 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, या इसको हिंदी में आप कह सकते हैं विशेष पुलिस स्थापना के रूप में सीबीआई का प्रारंभ भारत में हुआ था। यानी उस समय इसका नामकरण सीबीआई के रूप में नहीं था, बल्कि विशेष पुलिस स्थापना इसका मूलभूत नाम रहा है। और इसी इस्टेब्लिशमेंट के संदर्भ में आज आप सीबीआई को प्राप्त करते हैं, और इसके लिए किसी प्रकार का संसद में अधिनियम का प्रयोग नहीं किया गया है। कहने का आशय है कि सीबीआई का गठन सांविधिक आधार पर नहीं है। सीबीआई का गठन करने के लिए संसदीय अधिनियमों का प्रयोग नहीं किया गया है। संसद द्वारा इसके लिए किसी प्रकार का अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया। अगर आप देखें इसकी औपचारिक शुरुआत की बात करें तो 1946 से इसकी औपचारिक शुरुआत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत संभव हुआ है। यानी जो 1941 में विशेष पुलिस स्थापना है, बाद में उसे दिल्ली के साथ जोड़ा गया, और इसका नामकरण जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। लेकिन बाद कालखंडों में अगर आप देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 1963, अप्रैल 1963 एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है आप सबके लिए, जब दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यहां पर नामकरण इसका सीबीआई दिया जाता है। 1 अप्रैल 1963 को दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को, इस्टेब्लिशमेंट को सीबीआई के नाम से उसका नामकरण किया गया। यानी पहली बार सीबीआई को सीबीआई के रूप में या सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के रूप में नामकरण कब किया गया, 1 अप्रैल 1963 को किया गया। तो ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, आपको ध्यान रखना होगा इस डेट को। तो हम लोग इसके विकास के बारे में अध्ययन कर रहे थे, इसको नोट कर लीजिए। लिखेगा विकास, डिटेल नोट कर लीजिएगा, पॉइंट पर नोट कीजिएगा। लिखेगा सीबीआई का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 समय द्वितीय विश्व चल रहा था, विश्व युद्ध का आयोजन हो रहा था। 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, 1945 तक यह युद्ध जारी रहता है। तो इस संदर्भ में मैं आपको लिखवा रहा हूं कि सीबीआई का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में
ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग के अंतर्गत एक विशेष पुलिस स्थापना, यहां पर देखिए, एक विशेष पुलिस स्थापना एसपीई, उसका नाम था, पहला नाम जो मिला था, एसपीई के रूप में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध से संबंधित सामग्रियों की खरीद मामले में युद्ध से संबंधित सामग्रियों की खरीद मामले में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना था। रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना था। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत 1946 के तहत भारत सरकार के विभिन्न विभागों एवं संभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों के अन्वेषण हेतु उसकी जांच हेतु एक एजेंसी के रूप में सीबीआई को आरंभ किया गया। एक एजेंसी के रूप में सीबीआई को आरंभ किया गया। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहत अन्वेषण एवं जांच की शक्ति प्रदान की गई। अन्वेषण एवं जांच की शक्ति प्रदान की गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, इसके तहत जो सीबीआई का प्रारंभिक संदर्भ है, उसे एक बहुत बड़ा अधिकार सौंपा गया। वह अधिकार था भ्रष्टाचार या कोई अपराध हुआ हो, उसका अन्वेषण की शक्ति इसी सीबीआई के पास हो। हालांकि नामकरण उस समय सीबीआई के रूप में नहीं किया गया था। सीबीआई का वास्तविक नाम जो है सीबीआई के रूप में ये 1963 से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम इस बात को मेंशन करने वाले हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1 अप्रैल 1963 को, 1 अप्रैल 1963 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के संकल्प के द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, या उसी को हम प्रतिष्ठान भी कहते हैं, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, या उसी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, के नए नाम से गठित किया गया। ये पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 1963 यहां से सीबीआई अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर। अब इसके पहले अगर 1 अप्रैल 1963 से पहले की बात करें तो यह एक पुलिस प्रतिष्ठान या पुलिस स्थापना के रूप में स्थापित संगठन,
और उसके नेचर की बात अगर आप करें, विधायी नेचर की बात आप करें, तो निश्चित रूप से वहां तक आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 1963 से पूर्व हम जिस सीबीआई को प्राप्त करते हैं वह वास्तव में एक विशेष पुलिस स्थापना के रूप में स्थापित संगठन था, और वह एक ऐसा संगठन था जो संसदीय अधिनियम के आधार पर गठित किया गया था। वहां तो अधिनियम का प्रयोग किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 1963 को जब इसका नामकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में किया जाता है, सीबीआई के रूप में इसको नाम दिया जाता है, तो इसके लिए किसी प्रकार के अधिनियम का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि एक कार्यालय आदेश के आधार पर सीबीआई को एक नई पहचान दिया गया। और तब से आज तक जब आप सीबीआई की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, सीबीआई के संदर्भ में आप अध्ययन करते हैं, तो इस अध्ययन के दरमियान इस बात को आप निश्चित रूप से इसकी विशेषताओं के रूप में जानने का प्रयास करते हैं कि यह एक ऐसा संगठन है जो न तो संविधान के द्वारा प्रावधानित है और न ही इसके लिए किसी प्रकार के अधिनियम का प्रयोग किया गया, यानी न तो यह संवैधानिक संगठन है और न ही सांविधिक संगठन के रूप में यह कार्य करता है। तो एक ये जो है आप कह सकते हैं कि एक अलग प्रकार का संगठन सीबीआई के रूप में भारत में कार्यशील है। और केवल सीबीआई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी भारत में खुफिया एजेंसियां हैं, अन्वेषण एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, या फिर प्रवर्तन से इन्फोर्समेंट से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, वे सब के सब इन्हीं विशेषताओं से युक्त हैं। तो यहां पर कलेक्टिवली जो है आप सबके बारे में समझ सकते हैं कि रियल एस्पेक्ट क्या है, इनकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो न तो संविधान में कोई परिकल्पना की गई है, न ही संविधान में इसके लिए किसी प्रकार के विशिष्ट प्रावधान का निर्धारण किया गया है, और न ही संसदीय अधिनियम के आधार पर इन खुफिया एजेंसियों की स्थापना की गई है। तो इन सबसे अलग हटकर ये एक ऐसे संगठन के रूप में कार्यशील हैं जिनकी मुख्य जवाबदेहिता अन्वेषण करना है, जिनकी मुख्य जवाबदेहिता जांच की व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, और साथ ही प्रवर्तन के संदर्भ में ये प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों को सहयोग प्रदान करता है। तो इस तरीके से आप इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। प्रारंभ में सीबीआई का मुख्य उद्देश्य प्रारंभ में सीबीआई का मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा से संबंधित भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी और गबन तथा सामाजिक अपराधों, विशेष रूप से सामाजिक अपराध बहुत सारे हैं, सामाजिक अपराधों विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी मुनाफाखोरी का अन्वेषण करना था। मुनाफाखोरी का अन्वेषण करना था। बाद में सीबीआई के उद्देश्यों का विस्तार करते हुए उसके कार्य क्षेत्र को पुनर्परिभाषित किया गया।
इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत चर्चित हत्याओं, विमान अपहरण, चरमपंथियों द्वारा किए गए अपराध और अन्य जघन्य अपराधों और अन्य जघन्य अपराधों की जांच का उत्तरदायित्व सम्मिलित किए गए। जांच संबंधी उत्तरदायित्व सम्मिलित किए गए। अब हम लोग सीबीआई की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। जो सीबीआई रूपी संगठन है, इस सीबीआई रूपी संगठन की संरचना क्या है, किस प्रकार के का यह संगठन है, इसके अधिकारी और इसके अंतर्गत जो विभागीय स्थिति है, हमें इसे समझना जरूरी होगा। तो अगर हम संरचना की बात करें, सीबीआई रूपी संगठन की बात करें, उसकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो सीबीआई का जो गठन किया गया है वह पीएमओ के अंतर्गत स्थापित संगठन, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत स्थापित संगठन, यानी सीबीआई के शीर्ष पर सबसे बड़ा कार्यालय पीएमओ है और साथ में यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत स्थापित संगठन। दूसरी बात कि इसमें एक निदेशक का पद सृजित किया गया है, इसका अपना एक डायरेक्टर होता है और कम से कम 3 से लिखा है तो कुल 7 प्रभागों में, आगे मैं चर्चा उसकी भी करूंगा, कुल 7 प्रभागों में यह सीबीआई रूपी संगठन, इसकी संरचना का निर्धारण किया गया। तो सीबीआई एक ऐसे कार्यालय के रूप में, ऐसे विभाग के रूप में स्थापित है जहां पर आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार विरोधी और विशेष अपराध से संबंधित दायित्वों का निर्वहन विभिन्न प्रभागों के माध्यम से किया जाता है। तो इसकी संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, बल्कि इस संरचना को आप अगर नोट कर लेते हैं तो बेहतर होगा। निश्चित रूप से सबसे ऊपर पीएमओ, उसके ठीक नीचे लिखें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा निदेशक, निदेशक के अधीन जो है ये प्रभाग काम करते हैं, आर्थिक अपराध प्रभाग, भ्रष्टाचार विरोधी प्रभाग, विशेष अपराध प्रभाग। अगर देखें कुल प्रभागों की बात अगर हम करें तो वर्तमान में सीबीआई के अंतर्गत 7 प्रभाग स्थापित। ये 7 प्रभाग कौन कौन से हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने है। यानी जो डिवीजन है, सीबीआई के अंतर्गत 7 डिवीजन स्थापित है, यानी संपूर्ण सीबीआई की जो प्रणाली है इन 7 डिवीजनों के साथ काम करती है। इनमें पहला डिवीजन एंटी करप्शन डिवीजन है, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन, पुलिस एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और जो 7वां डिवीजन है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो कि आज बहुत ही प्रचलित है। फॉरेंसिक जांच के लिए यह प्रभाग उत्तरदायी होता है। सबके सारे डिवीजन के अपने अपने अलग अलग प्रकृति के कार्य हैं और इन समस्त कार्यों का संचालन सीबीआई के निदेशक के नेतृत्व में किया जाता है। इसको डिटेल नोट कर लीजिएगा, लिखेगा संरचना, संरचना इसमें लिखेगा सीबीआई का गठन, सीबीआई का गठन एक निदेशक के नेतृत्व में, सीबीआई का गठन एक निदेशक के नेतृत्व में
किया गया है। और ये जो है, जो सीबीआई का निदेशक है, भारतीय पुलिस सेवा का सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है। बल्कि आप कह सकते हैं कि डीजीपी रैंक का अधिकारी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फोर्स रैंक का। कहने का मतलब है कि पुलिस का जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है वह सीबीआई के निदेशक के पद पर स्थापित होता है आमतौर पर। नोट कीजिएगा, सीबीआई का गठन एक पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीबीआई का निदेशक भारतीय पुलिस सेवा का सीबीआई का निदेशक भारतीय पुलिस सेवा का वरिष्ठ अधिकारी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का अधिकारी होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको हम डीजीपी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये दरअसल में राज्यों के स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राज्य पुलिस महकमे का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस महानिदेशक होता है। तो ये राज्य के स्तर का जो सबसे सीनियर मोस्ट पुलिस का अधिकारी होता है, वही आमतौर पर सीबीआई के निदेशक के पद को ग्रहण करता है। तो काफी सीनियर मोस्ट पुलिस का अधिकारी है डीजीपी। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य रूप से सीबीआई 7 प्रभागों में बटा होता है। ये सातों का नाम का उल्लेख कर दीजिएगा। पहला है एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन, पुलिस एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। और इनमें 3 जो है वो अति महत्वपूर्ण है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन के रूप में है, एंटी करप्शन डिवीजन के रूप में है और स्पेशल क्राइम डिवीजन के रूप में। ये ऊपर के 3 जो है ये विशिष्ट रूप से स्थापित डिवीजन, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन एंड स्पेशल क्राइम डिवीजन। इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और अधिकारियों की एक लंबी फेहरिस्त सीबीआई निदेशक के साथ कार्यशील होते हैं। तो अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, सीबीआई में निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, पूरी की पूरी हायरार्की चलती है, आदि सभी रैंकों के अधिकारियों का एक बड़ा समूह कार्य करता है। सब जितने भी हैं सब पुलिस रैंक है, ऊपर से नीचे तक का एक बड़ा समूह कार्य करता है। इस प्रकार सीबीआई के अंतर्गत पुलिस बलों की कुल संख्या, पुलिस बलों की कुल संख्या 4078 है। 4078 ये पुलिस बल कार्यरत हैं
सीबीआई के इनकी कुल संख्या वर्तमान में दिखाई पड़ती है। यानी इन्हीं पुलिस अधिकारियों के साथ यह संगठन कार्यशील होता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे सीबीआई के निदेशक को थोड़ा सा, कि सीबीआई के उच्च स्तर पर जो निदेशक का पद निर्धारित है, निदेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है, निदेशक की नियुक्ति की व्यवस्था क्या है। तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है। और ये जो सीबीआई का निदेशक है, वो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पुलिस महानिदेशक रैंक रखने वाले अधिकारी ही इस पद पर स्थापित हो सकते हैं। जैसा कि इसके पहले भी चर्चा हो रही थी कि जो सीबीआई का निदेशक होता है, पुलिस महकमे का सीनियर मोस्ट अधिकारी, जो डीजीपी रैंक का अधिकारी होता है, डीजीपी रैंक का अधिकारी ही निदेशक पद को सुशोभित कर सकता है। अब हमें थोड़ा समझना होगा, निदेशक देखिए हर एक स्टेट में पुलिस महानिदेशक कार्यशील होते हैं, कुछ रिटायर हो गए होते हैं, कुछ और प्रमोशन के आधार पर वो काम कर रहे होते हैं, या कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे पुलिस महानिदेशक जो उस पद से और भी ऊपर की ओर वो पदस्थापित हो चुके हैं, तो उनकी एक बड़ी लंबी फेहरिस्त होती है। ऐसे में किस अधिकारी को सीबीआई के निदेशक के पद पर नियोजित किया जाए, इसकी एक व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करते हैं। तो सर्च कमेटी जो स्थापित होती है इसके लिए, उसका मुख्य कार्य है कि वह रिपोर्ट प्रस्तुत करे, इस बात की तहकीकात करे कि किस अधिकारी को सीबीआई के महानिदेशक के पद पर नियुक्त की जा सकती है। इसके लिए जिस सर्च कमेटी का गठन किया जाता है, उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, और अगर विपक्ष का नेता उपलब्ध नहीं हो तो लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता, एकल बड़े दल का नेता, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, ये तीनों से मिलकर एक कमेटी का गठन किया जाता है, एक समिति की स्थापना की जाती है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा। सीबीआई का निदेशक, सीबीआई का निदेशक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, पुलिस महानिरीक्षक के रूप में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, 2014 तक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति, 2014 तक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के आधार पर की जाती थी। परंतु 2014 में लोकपाल अधिनियम जो है, लोकपाल अधिनियम के लागू होने की वजह से जो है, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के मामले एक बड़ा परिवर्तन लाया गया। तो लिखिएगा, 2014 में लोकपाल अधिनियम में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रावधान किया गया। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए
एक समिति का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार सीबीआई निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री तथा दो अन्य सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष का नेता और यदि वह उपलब्ध नहीं हो तो लोकसभा में सबसे बड़े एकल दल के नेता और दूसरे सदस्य के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो यहां पर जिस निदेशक की नियुक्ति की बात मैं कर रहा हूं, इसके लिए जो चयन समिति का गठन किया जाएगा, त्रिसदस्यीय चयन समिति में कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। तो इसको हम त्रिसदस्यीय चयन समिति के रूप में देखते हैं। 3 सदस्य इसके हैं। पहला सदस्य जो है अध्यक्ष के रूप में, और अध्यक्ष कौन होगा? तो भारत का प्रधानमंत्री। और सदस्यों की संख्या 2 होगी। पहला सदस्य विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता, और दूसरे सदस्य के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश इसमें सम्मिलित होते हैं। यही 3 सदस्य जो कि चयन समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं, और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया अब आगे कैसे होगी, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, लिखिएगा। सर्वप्रथम गृह मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को योग्य उम्मीदवारों की एक सूची प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जिसको हम शॉर्ट में डीओपीटी कहते हैं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग वरिष्ठता, ईमानदारी और भ्रष्टाचार निरोधी मामलों की जांच के आधार पर अंतिम सूची तैयार करता है। यही सूची चयन समिति के पास प्रस्तुत की जाती है। यही सूची चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसके आधार पर चयन समिति सीबीआई निदेशक के नाम की संस्तुति करती है। तो अगर निदेशक के कार्यकाल की बात करें तो 2003 में एक बड़ा बदलाव लाया गया, सीवीसी अधिनियम
003 2003 का अधिनियम है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम 2003। इस अधिनियम के आधार पर निदेशक का जो कार्यकाल है वो निर्धारित कर दिया गया, और इस आधार पर निदेशक का जो कार्यकाल है वह 2 वर्ष तय किया गया। यानी सीबीआई का जो निदेशक है 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए अपने पद को धारण करता है। नोट कर लीजिए, लिखिएगा, सीवीसी अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। हम लोग इसके कार्यक्षेत्र को लेकर अध्ययन करेंगे कि सीबीआई का कार्यक्षेत्र क्या है। और बृहद कार्यक्षेत्र है जांच और खुफिया, लेकिन खासकर इसमें अगर आप देखें तो खुफिया से कहीं ज्यादा जांच की जवाबदेहिता जो है सीबीआई के पास है। यानी इंटेलिजेंस की अपेक्षा इन्वेस्टिगेशन इसका मुख्य दायित्व है। सीबीआई अपने इस मुख्य दायित्व का निर्वहन जिन क्षेत्रों के सापेक्ष कर सकता है, जो इसका जुरिस्डिक्शन हो सकता है, इसका जो क्षेत्राधिकार हो सकता है, जहां तक सीबीआई अपनी शक्तियों का प्रयोग कर जांच की व्यवस्था को निर्धारित कर सकता है, जांच संबंधी दायित्वों का निर्वहन कर सकता है, वो मूल रूप से 4 भागों में विभक्त है। आर्थिक अपराध संबंधी जितने भी जांच हैं उन जांचों को सीबीआई के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। यानी आर्थिक क्षेत्र में सीबीआई को जांच करने का अधिकार है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार निरोधक अपराध के संदर्भ में भी अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार से जुड़े जो जितने प्रकार के अपराध हैं उनकी जांच सीबीआई के द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार के जांच भी सीबीआई के दायरे में आते हैं। सीबीआई का क्षेत्राधिकार का विस्तार भ्रष्टाचार निरोधक दायित्वों के संदर्भ में है। तो अगर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कोई भी अपराध हुए हैं, सीबीआई के द्वारा उनकी जांच की जा सकती है। और इसी प्रकार विशेष अपराध कोई है, किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या हो गई हो, किसी चर्चित हस्ती की हत्या हुई हो, कोई भी चर्चित मामला हो, तो यहां पर अगर कोई विशेष अपराध है जो पहले से परिभाषित नहीं है, ऐसे चर्चित अपराधों की जांच का दायरा सीबीआई के अंतर्गत सम्मिलित है। सीबीआई विशेष अपराधों की जांच कर सकती है। और कुछ ऐसे भी जांच है, कुछ ऐसे भी सीबीआई के जांच संबंधी क्षेत्राधिकार हैं जो स्वतः संज्ञान से उत्पन्न हो सकते हैं। स्वतः संज्ञान से जुड़े मामलों की जांच भी सीबीआई के दायरे में आती है। सीबीआई इन क्षेत्रों में भी जाकर अपनी जांच की व्यवस्था को आगे बढ़ा सकती है। तो लिखेगा क्षेत्राधिकार या सीबीआई के क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआई। इसमें लिखेगा सीबीआई के प्रमुख क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं। ये जांच के संदर्भ में है। क्षेत्राधिकार का संदर्भ जो है जांच, जांच संबंधी क्षेत्राधिकार। सीबीआई के जांच संबंधी क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं या अन्वेषण संबंधी क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं। पहला लिखेगा भ्रष्टाचार निरोधक अपराध। भ्रष्टाचार निरोधक अपराध। अब ये भ्रष्टाचार किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में हो सकते हैं, निजी क्षेत्र में हो सकते हैं, लोक क्षेत्र में हो सकते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत हो सकते हैं और राज्य सरकार के अंतर्गत हो सकते हैं, कहीं पर भी निगमों के स्तर पर हो सकता है, निकायों के स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। किसी भी स्तर पर अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो
इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कारणों की जांच, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार किस रूप में हुआ, उसका विस्तार कितना रहा है और उसका प्रभाव कहां तक गया, इन तमाम बातों की जांच सीबीआई के द्वारा की जा सकती है। तो सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए अपनी शक्तियों से युक्त है। सीबीआई के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अपराध के मामलों की जांच की जा सकती है। नंबर 2, आर्थिक अपराध। अब जितनी भी वित्तीय अनियमितताएं हैं या धोखाधड़ी से संबंधित मामले हैं, वित्तीय प्रकार के घोटाले हैं, सब की जांच सीबीआई के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है। उन सब की जांच सीबीआई के द्वारा की जा सकती है। तो जो भी आर्थिक प्रकार के अपराध हुए, वित्त के संदर्भ में हो, वित्त के क्षेत्र में अपराध हुए हो, अर्थ के क्षेत्र में अपराध हुए हो, कोई आर्थिक धोखाधड़ी हुई हो, किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हो, तो निश्चित रूप से ये आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मामले होते हैं और आर्थिक अपराध संबंधी जांच सीबीआई के द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार नीचे लिखेगा, कुछ विशेष अपराध होते हैं जो समाज के स्तर पर कायित हो जाते हैं, तो लिखेगा विशेष अपराध। अब एक खासकर विशेष अपराध में देखें तो किसी का अपहरण कर लिया गया और अपहरण के मामले में फिरौती मांगी जा रही हो, बल्कि अपहरण ही फिरौती के लिए किया गया हो, तो ये विशेष प्रकार के तत्व हैं, विशेष प्रकार के अपराध हैं। तो इन अपराधों के मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जा सकती है। यानी सीबीआई के पास ऐसे अपराधों की जांच का भी क्षेत्राधिकार उपलब्ध है, जांच की शक्तियां सीबीआई के पास है। और कभी कभार क्या होता है, आमतौर पर सीबीआई जो है ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि केंद्र सरकार के महकमे के रूप में काम करता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो राज्य के स्तर पर कारित होते हैं। अगर कोई अपराध राज्य के स्तर पर उत्पन्न हुआ हो, राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार से आग्रह करती है, केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजती है कि इस प्रकार के अपराध की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए, तो राज्य सरकार की इस प्रकार की मांग के आधार पर राज्य के मामले में भी राज्य के स्तर पर उत्पन्न होने वाले अपराध की जांच सीबीआई के द्वारा की जा सकती है। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जो राज्य के स्तर पर कारित होते हैं और राज्य की सरकार नहीं चाहती कि उसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। अब यहां पर अगर न्यायपालिका का निर्देश हो, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्देशित कर दिया जाए कि संबंधित राज्य स्तर पर जो अपराध उत्पन्न हुए हैं उसकी जांच सीबीआई को सौंप दिया जाए, तो निश्चित रूप से राज्य के मामले में राज्य के स्तर पर उत्पन्न इस प्रकार के अपराधों की जांच भी सीबीआई के द्वारा की जा सकती है। तो ऐसे अपराध को हम विशेष अपराध के दायरे में, तो नोट कर लीजिएगा, विशेष अपराध। नेक्स्ट, स्वतः संज्ञान संबंधी मामले। अब यहां पर जो स्वतः संज्ञान संबंधी मामले हैं थोड़ा सा समझने योग्य है। देखिए, कुछ ऐसे मामले हैं जो संघ शासित क्षेत्रों के स्तर पर उत्पन्न हुए हो। मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऐसे क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित है। संघ शासित क्षेत्र के मामलों में सीबीआई स्वतः संज्ञान लेकर अपनी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर कोई मामला राज्य के स्तर पर उत्पन्न हुआ हो, तो राज्य स्तर पर यदि कोई अपराध हुआ है तो केंद्र सरकार संबंधित मामलों की जांच सीबीआई को तब तक नहीं सौंप सकती है जब तक कि राज्य की सरकार ऐसा करने की अनुमति प्रदान नहीं कर देती है। तो निश्चित रूप से
सीबीआई का जो क्षेत्राधिकार है उसे हमें समझने की आवश्यकता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुशंसाओं पर ही ये कार्य करती है। और इसको लेकर कई बार आलोचना भी की जाती रही है कि सीबीआई का उपयोग केंद्र सरकार और राजनीतिक आधार पर कर लेती है और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम प्रकार के आरोप केंद्र सरकार के ऊपर और खुद सीबीआई के ऊपर लगाए जाते हैं। खासकर विपक्ष के द्वारा आमतौर पर सीबीआई को लेकर सरकार की आलोचना की जाती है। तो जो भी दल जब विपक्ष में होता है वो सीबीआई की आलोचना करता है और जब वो सत्ता में आता है तो सीबीआई के दुरुपयोग खुद ऐसे दलों के द्वारा होते हुए देखा गया है। और इसी संदर्भ में न्यायालय की टिप्पणी भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस दौरान कई घोटालों की जांच प्रक्रिया जब आगे बढ़ रही थी तो आमतौर पर विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता था कि केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों की वजह से सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। और जब मामला सीबीआई से संबंधित सीबीआई जुड़ा हुआ जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर सीबीआई को लेकर एक अजीब सी टिप्पणी कर डाली। हालांकि वो हकीकत भी है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि सीबीआई केंद्र सरकार के तोते के रूप में व्यवहार करती है। इसी घर का तोता रटा रटाया चीजों को जो है वो बार बार दोहराता रहता है। ठीक उसी प्रकार के आरोप सीबीआई के ऊपर भी लगाए जाते रहे हैं। सीबीआई के मामले में यह कहा जाता है कि सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतली है। निश्चित रूप से सीबीआई को निरपेक्ष भाव से अपनी जांच व्यवस्था को आगे बढ़ाने के संदर्भ में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार के मुश्किल हालातों से होकर सीबीआई को गुजरना होता है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के सापेक्ष सीबीआई को अपने व्यवहार को निरपेक्षता के आधार पर निरूपित करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम चुनौतियों को समझने का प्रयास करेंगे कि सीबीआई के मामले में सीबीआई के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को समझते हुए हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो लिखिएगा सीबीआई के समक्ष विद्यमान चुनौतियां। पॉइंट पर अगर आप देखें तो विश्वसनीयता में कमी है। सीबीआई की जो भी जांच पड़ताल होती है आमतौर पर इस पर आरोप लगाए जाते हैं कि जैसा केंद्र सरकार चाहती है सीबीआई वैसे ही जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा, यानी पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के कठपुतली के रूप में सीबीआई का प्रयोग होता है। सीबीआई का संपूर्ण व्यवहार केंद्र सरकार के सापेक्ष होता है। इस वजह से सीबीआई को लेकर विश्वसनीयता का एक बड़ा संकट बना रहता है। विश्वसनीयता में कमी सीबीआई के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आती है। तो लिखिएगा विश्वसनीयता में कमी। दूसरी बात कि दूसरी जो गंभीर चुनौती सीबीआई के सापेक्ष है वह है जवाबदेही का अभाव। सीबीआई कोई भी जांच करती है, अब उसमें जब तक जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक उस जांच पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि सीबीआई को लेकर बहुत ज्यादा अविश्वास का माहौल होता है देश के अंदर, लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों की वजह से कहीं न कहीं सीबीआई को लेकर कुछ भ्रमपूर्ण बातें की जाती है और ये तब तक संभव है जब तक उसके सापेक्ष जवाबदेही को तय नहीं कर दिया जाए। तो जवाबदेही का अभाव होना यह भी एक बड़ी कमी दिखाई पड़ती है सीबीआई के स्तर पर। इसी प्रकार कर्मियों की भारी कमी, जैसा कि आपने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि सीबीआई के स्तर पर यानी सीबीआई विभाग के अंतर्गत अगर आप देखें तो 4078 पुलिसकर्मी कार्य करते, यानी अधिकारी और जो पुलिस बलों की संख्या की बात अगर आप करें तो 4078 कार्मिक सीबीआई के स्तर पर कार्यशील होते हैं। अब पूरे देश में सीबीआई जैसे बड़े महकमे जिसके पास बहुत सारी जांच प्रक्रिया चल रही होती है, बहुत सारी जांच उसके दायरे में होते हैं और उसके पास केवल और केवल 4078 कार्मिक
नियुक्त हों तो जाहिर सी बात है कर्मियों की भारी कमी का सामना सीबीआई को करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी चुनौती कर्मियों की भारी कमी के रूप में यहां पर उभर कर सामने आती है। और इसी प्रकार देखें तो कहीं ना कहीं सीबीआई की जो शक्तियां वो बड़ी सीमित होती है। एक घटनाक्रम आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, अभी तो ईडी के संदर्भ में आपने देखा। इसके पहले आप दो साल पीछे चले जाएंगे तो सीबीआई के अधिकारी जब पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और खासकर वहां पर मुख्य सचिव को जब तलब किया गया, उससे पूछताछ के लिए जब सीबीआई के अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो राज्य सरकार उसका विरोध कर बैठती है और राज्य सरकार की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन कर दिया जाता है। यहां पर सीबीआई के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि इस प्रकार के धरना प्रदर्शन का वह सामना कर सके। तो बहुत ही सीमित शक्तियों को लेकर यह जांच की व्यवस्था को आगे बढ़ाती है। सीबीआई के सामने सीमित शक्तियों का होना भी एक गंभीर चुनौती के रूप में प्रकट होता है। साथ ही हम क्या देखते हैं, बड़ी नियंत्रित पहुंच सीबीआई की होती है। सीबीआई के अधिकारी और उसका पूरा का पूरा महकमा आप देखें तो सरकार तक इनकी पैठ नहीं बन पाती है। सरकार के निर्देशन में यह संगठन काम तो करता है लेकिन प्रत्यक्षतः सरकार के साथ इसका संपर्क नहीं बन पाता। तो नियंत्रित पहुंच इसकी होती है, बहुत विस्तार नहीं है, बहुत व्यापक आधार पर लोगों तक सीबीआई की पहुंच नहीं होती, सरकार तक सीबीआई की बहुत पहुंच नहीं हो पाती है। और इसी प्रकार राज्यों के स्तर पर जो विरोध किए जाते हैं सीबीआई के सामने, वहां भी आप देखते हैं कि बहुत ही मुश्किल हालात बन जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या सीबीआई को तब से सामना करना पड़ता है जब राज्य सरकार के अंतर्गत किसी अपराध की जांच करने की आवश्यकता उसे महसूस होती है या कोई ऐसा अपराध जिसकी जांच करने का दायित्व सीबीआई को सौंपा गया हो और इस प्रकार का अपराध राज्य के स्तर पर कारित हुआ हो, राज्य सरकार अगर सपोर्ट नहीं करती है तो इस प्रकार के जांच को आगे बढ़ाने में सीबीआई को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। अब यहां पर समझना होगा कि सीबीआई के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। सीबीआई को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकते हैं, कौन से ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि सीबीआई रूपी व्यवस्था को न केवल व्यापक बनाया जाए बल्कि उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाते हुए लोगों को सीबीआई में भरोसा जताया जाता। तो इस प्रकार की स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हमें सुधार संबंधी सुझावों का अवलोकन करने की आवश्यकता होगी। तो सीबीआई की प्रणाली में क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या सुधार संबंधी सुझाव प्रस्तुत किया सकते हैं, इस संदर्भ में हमें समझने की आवश्यकता है। तो एक खड़ी डालिएगा, लिखिएगा और खासकर मेंस में इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुतायत में पूछे जाते हैं। साफ तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जांच संबंधी और विशेषकर अपराधों की जांच से संबंधित एक प्रभावी संगठन के रूप में सीबीआई की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। बावजूद सीबीआई अनेक समस्याओं से गुजरती रही है। सीबीआई की परंपरा को, सीबीआई की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आप क्या सुधार कर सकते हैं, ऐसे सुझावों का उल्लेख करें। यानी सीबीआई की प्रणाली में क्या सुधार अपेक्षित है और इन सुधारों से संबंधित आपके क्या व्यूज हो सकते हैं, आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, ऐसे सुझावों का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है। तो नोट कीजिएगा, सुझाव या सीबीआई की व्यवस्था में सुधार संबंधी सुझाव। सुन लिखिएगा, सीबीआई को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से, सीबीआई को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त रखा जाना चाहिए। मुक्त रखा जाना चाहिए यानी एक तरह से ऑटोनोमस एजेंसी का दर्जा सीबीआई को दिया जा सकता है। अगर सीबीआई केवल और केवल केंद्र सरकार के निर्देशन में ही काम करती रहेगी
तो निश्चित रूप से सीबीआई की प्रणाली के प्रति लोगों में भरोसा नहीं हो सकता। आज समय आ गया है कि केंद्र सरकार के नियंत्रण से सीबीआई को मुक्त करवाने की आवश्यकता है और इसके लिए इसे अधिक से अधिक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित कर दिया जाना चाहिए। बल्कि नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। कहने का आशय है कि जिस प्रकार सीएजी है या आपका निर्वाचन आयोग है या लोक सेवा आयोग है, तो उसे ऑटोनोमस दर्जा प्राप्त है। कुछ इसी प्रकार का दर्जा सीबीआई को प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए अधिनियम का प्रयोग किया जाए, यानी संसदीय विधान के आधार पर सीबीआई को वह स्थिति प्रदान कर दी जानी चाहिए जो स्टेटस निर्वाचन आयोग के पास है, यूपीएससी के पास है या सीएजी के पास है। तो नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। एक संसदीय विधान के द्वारा सीबीआई को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि सीबीआई निर्वाचन आयोग, सीएजी आदि के समकक्ष स्थिति को प्राप्त कर सके, नेक्स्ट पॉइंट। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की 24वीं रिपोर्ट में सीबीआई के कार्यकलापों को लेकर कुछ सिफारिशें की गई हैं। सीबीआई के कार्यकलापों को लेकर कुछ सिफारिशें की गई हैं, जिसके अनुसार अलग अलग पॉइंट नोट कीजिएगा, जिसके अनुसार डैश कर नीचे से पॉइंट वाइज सीबीआई की क्षमता बढ़ाकर मानव संसाधन को सशक्त करना, नेक्स्ट अवसंरचनात्मक सुविधाओं में बेहतर निवेश किया जाना, नेक्स्ट जवाबदेही के साथ वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक सशक्तिकरण में वृद्धि करना, नेक्स्ट सीबीआई को संविधान की 7वीं अनुसूची के आधार पर, 7वीं अनुसूची का संबंध जो है वो संघ, राज्य और संवृत्ति सूची से है, तीनों सूचियों से है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित शक्तियां सौंपना, और असल में सीबीआई के लिए जो है जिस अधिनियम का प्रयोग किया भी जाता है वो वास्तव में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से संबंधित है। तो एक सुझाव यह भी दिया गया कि सीबीआई को अलग से अधिनियमित किया जाना चाहिए, सीबीआई के लिए अलग से संसदीय अधिनियम का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक ऐसे अधिनियम का सुझाव दिया गया जिससे कि सीबीआई से संबंधित जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है उसको हटाया जा सके, उसको प्रस्थापित किया जा सके। तो इस प्रकार का सुझाव इस 24वीं रिपोर्ट में देखने को मिलता है। तो बल्कि एक पॉइंट नोट ही कर लीजिएगा, सीबीआई को विशेष
दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से एक पृथक संसदीय अधिनियम का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक पृथक संसदीय अधिनियम का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि सीबीआई के कार्यों को निर्धारित करने के लिए एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर जो है सीबीआई की व्यवस्था है, सीबीआई की प्रणाली है। और आज हम लोगों ने सीबीआई के संदर्भ में काफी कुछ अध्ययन किया है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। ईडी को लेकर काफी चर्चित विषय है, चर्चित मामला है ईडी से जुड़ा हुआ, जिसको कि आप प्रवर्तन निदेशालय इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।